अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू करती हूँ एक्स पार्ट 23। ट्रेन में बैठकर उन्होंने हसद भरी निगाहों से लोगों को देखा। लोग अपने अपने मामूलात में मसरूफ़ थे, खा पी रहे थे। खाने पीने का जो सामान इनके साथ किया गया था वो करीब ही रखा था। खुश्क होंठों पर ज़बान फेरती रही। ट्रेन के सफ़र को 2-2.5 घंटे गुजर गए और भूख बेजान करने लगी तो खाने पीने का सामान खोला, सामने रखा पराठा और निकाला। दहशत भरी निगाहों से एक एक चीज़ को गौर से देखा। निवाला सालन में डुबोया, लेकिन अब सालन में कोई कीड़ा नहीं था। बहरहाल तज़ीर ने उन्हें माफ़ कर दिया। दूसरी तरफ सज्जाद की हालत ठीक नहीं थी। 2 दिन से अपने क्वार्टर में बंद था और गहरी सोचों में डूबा हुआ था। उसका ख्याल था कि ताहिरा जहां उसे बुलाकर कुछ कहेंगी, लेकिन वो दम साधे बैठी हुई थी। आखिरकार ये मालूमात हासिल करके कि इस वक्त मिर्ज़ा साहब और दानिश घर में मौजूद नहीं है, वो खुद ताहिरा जहां के पास पहुंच गया। ताहिरा जहां उसे देखकर बुरी तरह चौंकी थी। उनके मुंह से कुछ ना निकला तो सज्जाद ने कहा, हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए हैं बेगम साहिबा, आपसे इजाज़त लेने आए हैं। कहीं जा रहे हो सज्जाद? बमुश्किल तमाम ताहिरा जहां के मुंह से निकला। नौकरी छोड़ रहे हैं बेगम जी, इंसान के बच्चे हैं, जितनी हिम्मत थी वफादारी कर ली, अब कोई इज्जत तो रही नहीं। आप जानती है हमारा कोई कसूर नहीं था, वो तो अल्लाह ने पुलिस से बचा लिया, वरना पुलिस तो मार मार कर सब कुछ उगलवा लेती। आपका भरम रखा, मगर आपने पलटकर भी ना पूछा कि सज्जाद किस हाल में हो। मैं तुम्हें 3 महीने की तनख्वाह दे देती हूँ, दूसरी नौकरी तलाश करोगे तो परेशानी नहीं होगी। ताहिरा जहां ने कहा, छोड़िए बेगम साहिबा, आप बड़े लोग हमेशा इज्जत की कीमत लगाते रहते हैं। हम इज्जत बेचते नहीं हैं, ये ख़रीदो फ़रोख्त आप लोग ही करते हैं। हमारा थोड़ा सा सामान है, कपड़े वगैरह, आप किसी को भेजकर तलाशी करा ले। कल कोई ये इल्ज़ाम ना लग जाए कि यहाँ से मैं कुछ चुरा कर ले गया। ताहिरा जहां के लिए ये खुशखबरी ही थी कि सज्जाद खुद जा रहा था। इख्तियार बेग को असलियत का पता चल जाता तो मुश्किल हो जाती, इसलिए इनका रवैया ठीक था। अगर कभी बात खुल जाती तो लेने के देने ना पड़ जाते। सज्जाद अपना मुख्तसर सा सामान लेकर बाहर निकला। चौकीदार अलग नौकरी छोड़कर जा चुका था, पैदल चला जा रहा था कि किसी ने पीछे से आकर इसके कंधे पर हाथ रख दिया। सज्जाद ने पलटकर देखा। कुछ लम्हे तो वो हाथ रखने वालों को पहचान ना सका, लेकिन फिर उसने उस शख्स को पहचान लिया। ये बड़े फूफा थे, जो दूसरा आदमी बाबर शाह के साथ आया था। मेरे साथ आओ सज्जाद, महापाल ने नरम लहजे में कहा और सामने नज़र आने वाले छोटे से पार्क की तरफ बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो? नौकरी छोड़ दी है हमने साहब। बड़े साहब हमें डाकुओं का साथी समझ रहे हैं। हमने खुद नौकरी छोड़ दी या तुमने खुद नौकरी छोड़ दी या उन्होंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? महापाल ने पार्क की एक बेंच पर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। नहीं साहब जी, हमने इंतज़ार किया कि बेगम साहिबा खुद किसी तरह हमारी इज्जत बचाएगी, मगर साहब जी बुरा ना माने, ये बड़े लोग बस खुद ही की इज्जत संभालना जानते हैं। किसी दूसरे की इनकी आंखों में कोई इज्जत नहीं होती, ना ये किसी की इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं। बस अपनी वफादारी निभा दी, उनके पास इसका और कोई अज्र नहीं था। कान दबाकर खामोशी से बैठ गई। अब साहब जी, अपनी इज्जत तो कोई नीलाम नहीं करता। चले आए हम नौकरी छोड़कर, अगर ज़बान खोल देते तो बेगम साहब का ही कुछ बिगड़ता। हम लोग तो पैदा ही दूसरों की इज्जत बचाने के लिए होते हैं, हमारी अपनी कोई इज्जत ही कहाँ होती है। ज़रा सा बुरा हो गया सज्जाद, तुम्हारे साथ थोड़ा सा पहले मिल जाते तो कोई हल निकाला जा सकता था। खैर छोड़ो, तुम ड्राइवर हो ना? जी साहब। 50-100 नौकरियां मिल जाएगी तुम्हें, नौकरी की क्या कमी है? तुमने हमारा भी साथ दिया है, इसके बदले में लो ये कुछ रख लो, और ख़बरदार इसे लेने से इनकार ना करना, ना अभी इसे खोल कर देखना। थोड़ी सी रकम है, तुम्हारे काम आएगी। मुझे तुमसे कुछ मालूमात हासिल करनी है सज्जाद। वफादारी का ढोंग रचाकर मत बैठ जाना। सज्जाद खामोशी से महापाल को देखता रहा तो महापाल ने कहा, बाबर शाह ने मुझे थोड़ी सी तफसील तो बताई थी, लेकिन तुम्हें जितना मालूम है इतना मुझे नहीं। मैं तुमसे कुछ बातें मालूम करना चाहता हूँ। देखो, अब तुम वहाँ से नौकरी छोड़ आए हो। दूसरी बात ये कि जो कुछ मालूम कर रहा हूँ इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता।
मैं बाबर शाह का साथी हूँ। जो कुछ मैं तुमसे मालूम कर रहा हूँ इस पर बाबर शाह को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। पूछे साहब जी, मगर ये रख लो, मैंने कहा ना तुमसे, रख लो। सज्जाद ने वो रुमाल जेब में रख लिया जिसमें इसके अंदाज के मुताबिक नोट थे। महापाल इसके आंखों में देखता हुआ बोला, ताहिरा जहाँ के बेटे से इस लड़की की बाकायदा शायद शादी हुई थी? हाँ साहब जी, वो छोटे मालिक की पसंद की बीवी थी। वो जहाँ तक हमें मालूम है छोटे साहब को किसी क्लब में मिली थी। उन्होंने इन्हें पसंद किया। बड़े मालिक तो बिल्कुल इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, पर छोटे मालिक की ज़िद के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा। शादी वाली रात को ही छोटे साहब घर से भाग गए, वलीमे में भी शरीक नहीं हो सके। अलबत्ता दूसरे दिन वो घर में मौजूद थे। सज्जाद ने अपनी मालूमात के मुताबिक वो सारी तफसीलात महापाल को बता दी जो इसके इल्म में थी। दरख्त से लटकी हुई टांगें और भागती हुई लड़की की गुमशुदगी और इसके बाद बाबर शाह से राब्ते की सारी तफसील महापाल के इल्म में आ गई। महापाल का चेहरा गौर और फिक्र में डूबा हुआ था। वो थोड़ी देर तक सज्जाद को देखता रहा, फिर बोला, और कोई बात जो तुम्हारे इल्म में हो? नहीं साहब जी, पर आप हमें एक बात बता दो, ये सब कुछ आप क्यों पूछ रहे हैं? हम ताहिरा बेगम के लिए काम कर रहे हैं। वो लड़की कोई बदरू है। देखते हैं हमारी और इसकी लड़ाई कब तक चलती है। अब तुम जाओ, अपनी नौकरी तलाश करो और ऐश करो, महापाल ने कहा और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। फिर बोला, ना हमारा पीछा करना, ना हमारे बारे में किसी को बताने की कोशिश करना। बाबर शाह भी अपने अगर मिले तो तुम इसे कुछ नहीं बताओगे। इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही कोई नुकसान। गुम हो जाओ, बल्कि ये शहर ही छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो बदरू तुम्हारा पीछा करे। सज्जाद के चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हो गए। महापाल थोड़ी देर जाने के बाद निगाहों से ओझल हो गया, लेकिन सज्जाद ने सीधा रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। ताहिरा जहाँ को और कोई खुशी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन दानिश एक बार फिर पहले की मानंद उनके करीब आ गया था। अपना ज़्यादातर वक्त वो उनके साथ ही गुजारता था। मिर्ज़ा इख्तियार बेग इन दोनों से खिंचे खिंचे रहते थे। तज़ीन की मदाखलत की वजह से वो खामोशी इख्तियार कर गए थे, लेकिन दानिश की दूसरी शादी के ख्याल से दिलबर्दाश्ता थे। हाशिम अली दोबारा उन्हें फ़ोन कर चुके थे, लेकिन उन्होंने बड़े खुश्क अंदाज में अपनी मसरूफियत का बहाना बना दिया था और हाशिम खान से ढंग से बात नहीं की थी। उन्होंने दिल में ये फ़ैसला कर लिया था कि जो कुछ करेंगे ये माँ बेटे ही करेंगे, वो इनके मामलात में हिस्सा नहीं लेंगे। बल्कि उन्होंने तज़ीन से भी कहा था कि तुम ज़रा भी फ़िक्र मत करना, ये लोग तुम्हारी दौलत के अफसाने सुनाते हैं, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, ना ही तो मुझे कोई ज़रूरत है। लेकिन मेरे पास इतनी दौलत है कि तुम बाआसानी अपनी ज़िंदगी गुजर कर सकती हो। अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहोगी तो मैं तुम्हें एक बंगला ख़रीद कर दे दूँगा। अगर दूसरी शादी करना चाहोगी तो इस सिलसिले में भी मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूँगा। तज़ीन हंसकर बोली थी कि नहीं पापा, मैं यहीं आपके साथ रहूँगी। आप मेरे मामले में बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर मुझे किसी ज़हनी उलझन का सामना करना पड़ा तो मैं इसका इजहार आपसे कर दूँगी। आपके होते हुए मुझे कोई क्या नुकसान पहुँचा सकता है? दूसरी तरफ दानिश और ताहिरा अपनी मुश्किल का शिकार थे। अब वो इस मुश्किल में मुब्तला थे कि मिर्ज़ा इख्तियार बेग के दिल में क्या है, तज़ीन ने इस शादी की इजाज़त कैसे दे दी है, और मिर्ज़ा साहब क्या वाकई इस शादी के लिए तैयार हो गए हैं? मैं तो ये सोचती हूँ कि मिर्ज़ा जी को क्या हुआ, बहू के सामने कैसे भीगी बिल्ली बने हुए हैं। मैंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी, मेरे सामने तो इस तरह गर्दन नहीं झुकाई। मम्मा, ये हैरत की बात नहीं है, वो बदबख्त सब कुछ कर सकती है। करती रहे, जो दिल चाहे करती रहे। मैं तुझे आबाद करके रहूँगी बेटा। चलो ठीक है, मिर्ज़ा साहब ने तो खामोशी इख्तियार कर ली है। अब मैं मायरा से तुम्हारी मुलाकात कराने का इंतज़ाम करती हूँ। ये बताओ कहाँ मिलोगे? इससे किसी होटल में मिलोगे या? नहीं मम्मा, होटल में तो बिल्कुल नहीं। आपको याद नहीं, मैं एक लड़की के साथ होटल में था तो उसने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया था, और अखबार में जो छपी खबरें वो अलग। हाशिम खान के घर पर मिलोगे? नहीं, मैं तन्हाई में उससे खुलकर बात करना चाहता हूँ। तो फिर बताओ क्या चाहते हो? मम्मा, अगर मुमकिन हो सके तो मायरा को यहीं इसी घर में बुला लीजिए, मैं मुतमईन रहूँगा। अगर इसने कोई गड़बड़ की तो घर में संभाल लेंगे, किसी और जगह अगर कुछ हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। ताहिरा जहाँ कुछ देर खामोशी से सोचती रही, फिर बोली, ये दीदार खाला न जाने खुदा जाने कहाँ गारत हो गई है।
फ़ोन मिलाती हूँ तो फ़ोन ही नहीं मिलता, मोबाइल बंद रखा है, पता नहीं क्या बात है। खैर मैं नुसरत से खुद बात करती हूँ। मायरा पढ़ी लिखी लड़की है और हाशिम खान भी बैरिस्टर है, जाहिल लोग नहीं है। मेरा ख्याल है वो लोग मना नहीं करेंगे, बल्कि मैं अभी नुसरत बेगम को फ़ोन करती हूँ। उनका फ़ोन नंबर है आपके पास? हाँ है, ताहिरा जहाँ ने कहा। फिर वो नुसरत बेगम को फ़ोन मिलाने लगी। आसानी से राब्ता कायम हो गया। रस्मी सलाम दुआ हुई और ताहिरा जहाँ ने मद्दुआ बयान करते हुए कहा, बुरा नहीं माने नुसरत बेगम, असल में दानिश मायरा से खुद बात करना चाहता है। कहता है मैं किसी शरीफ ज़ादी को धोखे में नहीं रखना चाहता। मायरा अगर खुशी से इससे शादी करने पर तैयार हो तो ठीक है, वरना उन्हें मजबूर करना मुनासिब नहीं है। ठीक है ताहिरा बाजी, मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर भी मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं फ़ोन पर आपको बता दूंगी। मैं इंतज़ार करूंगी, ताहिरा जहाँ ने कहा। ताहिरा जहाँ का फ़ोन जैसे ही बंद हुआ, नुसरत बेगम ने फ़ौरन ही मायरा को अपने पास बुला लिया। माँ बेटी में बड़ी दोस्ती थी। नुसरत बेगम मायरा से पूरी तरह इसका अंदिया ले चुकी थी। मायरा एक समझदार और जहांदीदा लड़की थी। मायरा आई तो उन्होंने कहा, अभी अभी ताहिरा जहाँ से मेरी बात हो रही थी। जी मामा। मायरा, ताहिरा जहाँ कह रही थी कि दानिश तुमसे तन्हाई में मुलाकात करना चाहता है। अरे वाह, जो बात मेरे जहन में थी मोहतरमा ताहिरा जहाँ के जहन में कैसे पहुँच गई? मायरा ने हंसकर कहा, क्या मतलब तुम्हारे जहन में भी ये बात थी? मामा, आपने हमें भरपूर एतमाद दिया है और हमने इस एतमाद का सिला आपको ये दिया है कि कभी भी आपको सर झुकाने की नौबत नहीं आई। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ मामा, हमने अपने बारे में भी बहुत कुछ सोचा है। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं किसी ऐसे ख़ानदान में जाऊँ जहाँ कम अज़ कम रोने पीटने के लिए कोई ऐसी वैसी बात ना हो। सबसे बड़ा मसला माली आसूदगी का ही होता है, और बहरहाल ये बात मैं जानती हूँ कि वो लोग इंतहाई दौलतमंद है। आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है। अब रह जाता है दानिश की शादीशुदा होने का मसला। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, दूसरी शादी उस वक्त होती है जब पहली बीवी से कोई इख्तिलाफ हो। दूसरी बीवी अगर समझदार है तो इसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो कोई ऐसा अमल ना करे जिसकी बिना पर शौहर दूसरी बीवी के बारे में भी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि इससे कोई गलती हो गई है। तौबा तौबा, पता नहीं ये तकरीरें तूने कहाँ से सीख ली है। मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम। अल्लाह के फजल से हाशिम खान की पहली बीवी हूँ और आखिरी भी। आप मुझे ताना दे रही है मामा? अरे नहीं, तौबा तौबा। अच्छा खैर छोड़ इन बातों को। क्या जवाब दूँ मैं ताहिरा जहाँ को? वैसे मैं जानती थी कि तुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन फ़ौरन ही इस मुलाकात के लिए हामी भर लेना मुनासिब नहीं होता, इसलिए मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा वक्त ले लीजिए। चंद घंटों के बाद नुसरत बेगम ने ताहिरा जहाँ को फ़ोन कर दिया। वक्त का तयन हो गया और मायरा और नुसरत ताहिरा जहाँ के आलीशान कोठी पर पहुँच गई। इसके पहले ताहिरा जहाँ ने भी कभी किसी ख़ानदान वाले को लिफ्ट ही नहीं दी थी। बहुत कम लोगों को मौका मिला था कि वो ताहिरा जहाँ के घर पर पहुँच सके, इसलिए मायरा पहली बार इस कोठी को देख रही थी। इसे ये कोठी अपने ख्वाबों की जन्नत महसूस हो रही थी। आलीशान गेट जो खुदकार था, इससे आगे पोस्ट तक चली जाने वाली रोशन दोनों तरफ सरसब्ज शादाब घास के लॉन, जिसमें जगह जगह फूलों के कुंज, सदर दरवाजे पर शीशा ही शीशा। इसके बाद बेहतरीन रहाइश। नुसरत बेगम ने अपने आने की इतला दे दी थी, चुनांचा ताहिरा जहाँ के साथ साथ दानिश ने भी इन दोनों का इस्तकबाल किया। वो एक खूबसूरत लिबास में मलबूस हसीन शहजादे की मानिंद नजर आ रहा था। ताहिरा जहाँ ने नुसरत जहाँ और मायरा को गले लगाया। मायरा ने आगे बढ़कर दानिश से हाथ मिलाया। दानिश की आंखों का अंदाज बता रहा था कि इसे मायरा पसंद आ गई है। वैसे भी मायरा दराज कामत और इंतहाई सबक नखूश की हामिल थी। इसकी तमाम जहानत इसकी आंखों में जमा हो गई थी। एक ही निगाह में उसने दानिश का जायज़ा लिया और पसंद कर लिया। उसने महसूस कर लिया था कि दानिश की आंखों में भी इसके लिए पसंदीदगी के आसार है। बहरहाल ताहिरा जहाँ दोनों माँ बेटियों को ड्राइंग रूम में ले गई। मायरा ने एक निगाह में ड्राइंग रूम का जायज़ा भी ले लिया, जो अपनी मिसाल आप था। हाशिम भाई भी आ जाते तो कोई हर्ज तो नहीं होता। नहीं, ये वक्त कोर्ट का है, वो कोर्ट गए हैं।
थोड़ी देर तक रस्मी बातें होती रही। फिर ताहिरा जहां ने दानिश से कहा, दानिश, मायरा को कोठी दिखाओ। जब तुम कोठी दिखाकर वापस आओगे तो चाय का इंतज़ाम हो चुका होगा। आइए, दानिश ने मायरा से कहा और मायरा उठ खड़ी हुई। दानिश ने इसे एक तरफ ले जाते हुए कहा, कोठी तो आप आराम से देख ही लेंगी, अपने लिए कमरा भी मुंतखब कर लेंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आइए, हम एक महफूज जगह चलते हैं। मायरा ने हंसकर गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद दानिश उसे एक दूर दराज कमरे में लेकर गया और फिर वहां इसने मायरा को बिठाकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मायरा ने यहाँ आने और कमरा बंद करने पर किसी तारुज़ का इजहार नहीं किया था। इससे इसकी खुद एतमादी का पता चलता था। दानिश को खौफ था कि किसी भी लम्हे कोई भी बम फट सकता है, लेकिन ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना ही था। उसने कहा, मायरा, सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि आपके बारे में मेरी मामा ने मुझसे पूछा और मैंने रजामंदी का इजहार कर दिया। मैंने इससे पहले कभी आपको नहीं देखा था, लेकिन अब जब मैंने आपको देखा है तो मेरे दिल में एक हसरत उभर आई है कि काश आप पहले मेरे सामने आ जाती तो मैं आपसे ही शादी कर लेता। शायद आप मेरी बात को घटिया तस्वुर करें, लेकिन मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी है। शुक्रिया दानिश, आप भी बेहतरीन शख्सियत के हामिल हैं। हम दोनों को एक दूसरे का मिजाज समझने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन हम एक दूसरे से हर हालत में एडजस्ट कर लेंगे। आपको यकीन है मायरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या आपको मेरी पहली शादी के बारे में इल्म है? आपको ज़रूर बता दिया गया होगा। आप हमारे रिश्तेदार हैं जनाब। ये अलग बात है कि आपने हमें अपनी शादी में बुलाया नहीं, मायरा ने शौक़ी से कहा। चलिए, दूसरी शादी में सबसे पहला दावतनामा आपको ही इरसाल किया जाएगा, दानिश ने भी मुस्कुरा कर कहा। वैसे दानिश, कुछ सवालात जहन में है, लेकिन इन्हें पूछने की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? खौफ है कि आपको नागवार गुजरेंगे तो? मायरा, आप बहुत खूबसूरत है, बहुत नफीस मिजाज की मालिक है, लेकिन मैंने ये सब कुछ पूछ ले ताकि हम साफ जहन के साथ ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। शुक्रिया दानिश, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे इल्म के मुताबिक आपने अपनी पसंद से शादी की थी, बल्कि वालदीन से इख्तलाफ करके की थी। फिर आप दूसरी शादी क्यों करना चाहते हैं? मैं आपको इस बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। जी फरमाइए। तज़ीन मुझे एक क्लब में मिली थी। अगर आपने इसे अब तक नहीं देखा तो इसे ज़रूर मिलिए। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि वो एक गैर इंसानी शख्सियत है। गैर इंसानी? फितरतन नहीं, हकीकतन। समझी नहीं, मायरा बोली। क्या आप भूत प्रेत, चुड़ैल और ऐसी ही अरवाह खबीसा की कायल है? इन पर यकीन रखती है? नहीं, मायरा ने ठोस लहजे में कहा। मैं भी नहीं रखता था, लेकिन क्या अब रखता हूँ। क्यों? तज़ीन, अब एक बदरू है, एक चुड़ैल है, दानिश ने कहा। मायरा ताज्जुब से उसे देखने लगी, फिर बोली, ये आप इनसे किसी जहनी इख्तलाफ की बिना पर कह रहे हैं? नहीं मायरा, मैंने यूरोप में तालीम हासिल की है, वहीं रोशन ख्याल ज़िंदगी भी गुजारी है। मैं भी इन बातों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन अब, हाँ अब, मायरा ने कहा, अब मुझे इन फजूल बातों का कायल होना पड़ा है, क्योंकि तज़ीन वाकई एक चुड़ैल है, एक बदरू है। उसने मुझे और मेरी वालदा को बुरी तरह खौफज़दा कर रखा है। लेकिन कैसे? मायरा ने कहा। और दानिश ने उसे मुख्तसरन अल्फाज में तज़ीन के बारे में बताया। मायरा यकीन न करने वाले अंदाज में उसे देख रही थी। फिर उसने कहा, शादी के लिए वो खुशी से तैयार हो गई थी? आपने किसी तरह का दबाव तो नहीं डाला था उन पर? ज़र्रा भर भी नहीं। उन्होंने कोई मुतालबा किया था आपसे जिसका आपने उनसे वादा कर लिया हो और बाद में उसे पूरा ना किया हो? माफ़ कीजिए, कोई दौलत या जायदाद का वादा? नहीं। और आपके दरमियान रोज़े अव्वल से ही राब्ते कायम नहीं हो सके? आपने कभी इनके अंदर कोई जज्बाती लगाव नहीं पाया? बिल्कुल नहीं। मायरा थोड़ी देर सोच में डूबी रही, फिर एकदम मुस्कुरा पड़ी। दानिश गहरी निगाहों से इसका जायज़ा ले रहा था। मायरा ने कहा, सॉरी दानिश, मैं किसी तरह का तंज नहीं कर रही। एक माफूक अलफितरत सौकन का साथ ज़िंदगी का दिलचस्प और अनोखा तजुर्बा होगा। मैं तज़ीन से अभी मुलाकात नहीं करूँगी, क्योंकि मायरा जुमला मुकम्मल नहीं
करते हुए झिझक रही थी। फिर उसने कहा, क्योंकि मैं आपकी मुश्किलात हर हाल में शेयर करना चाहती हूँ। यानी? दानिश ने कहा। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मायरा ने कहा। खैर, मायरा राजी हो गई थी शादी के लिए, शायद दानिश की दौलत देखकर। मायरा एक आला तालीम याफ्ता लड़की थी, कुशादा जहन और गहरी सोचों की हामिल भी थी। दानिश ने अगरचा निहायत खुलूस के साथ इससे तमाम बातें की। दानिश की बातों को इसने गलत तो नहीं समझा था, अलबत्ता उसे इस बात का यकीन था कि तज़ीन कोई बहुत चालाक लड़की है और उसने किसी इख्तिलाफ की वजह से ये ढोंग रचाया है। दानिश की कोठी और ठाट बाट देख कर मायरा बुरी तरह लट्टू हो गई थी। बैरिस्टर हाशिम खान भी साहब हैसियत इंसान थे, लेकिन मिर्ज़ा इख्तियार बेग की शान ही निराली थी। दानिश से हासिल शुदा मालूमात को उसने अपने दिल में ही रखा कि माँ बाप के दिल में औलाद के बारे में बड़े कमज़ोर होते हैं। अगर उन्हें तफसील मालूम हो गई तो शायद वो कुछ सोचने पर मजबूर हो जाए। चुनांचा उसने ये तफसील किसी को नहीं बताई। अपने वालिद बैरिस्टर हाशिम से बात करते हुए मायरा ने कहा, पापा, आप बैरिस्टर हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात आपके इल्म में आते होंगे जब मियाँ बीवी के दरमियान किसी बात पर इख्तलाफात हुए हों और वो दोनों में से किसी ने ढोंग रचाया हो। मिर्ज़ा साहब का घराना कितना ही दौलतमंद क्यों ना हो, लेकिन वो सीधे साधे लोग हैं। मेरे लिए वो घराना बिल्कुल मौजूद रहेगा। तुम मुतमईन हो? जी पापा, लेकिन आपका कुछ माहिराना अमल भी चाहती हूँ, मायरा ने कहा। समझा नहीं? दानिश मिर्ज़ा साहब के इकलौते बेटे हैं। मिर्ज़ा साहब के तमाम असासे इनकी मौत के बाद इन्हीं की मिल्कियत होंगे। मैं दानिश की आधी दौलत और जायदाद अपने नाम करना चाहती हूँ। इसी शर्त में ये शादी करूँगी, लेकिन ये शर्त आप अपनी तरफ से रखेंगे, मेरा नाम ना आने पाए, ताकि बाद में हमारे दरमियान इस मसले पर कोई रंजिश ना हो। आखिर हो ना बैरिस्टर की बेटी? हाशिम खान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बोले, और अगर उन्होंने ये शर्त कबूल ना की तो? 100% कबूल करेंगे पापा, लेकिन दूसरी सूरत में आप इस शादी से इनकार कर देंगे। ठीक है। यहाँ तो बात तय हो गई थी। अब दूसरी तरफ महापाल अपनी रिहाइशगाह में धूनी लगाए बैठा कोई जाप कर रहा था। इस जाप को आज 5वां दिन था और शायद ही आखिरी दिन भी था। इसके आसपास भयानक शक्ल के 6 बौने बैठे हुए थे। ये इसके बैर थे। ये इसे खबरें ला कर दे रहे थे। 7वें बैर का इंतज़ार था जो इसे आखिरी खबर देता। और फिर ये 7वां बैर भी आ गया और महापाल ने अपना मंत्र रोक दिया। बैर आने के बाद महापाल इसे खामोशी से देख रहा था। जब बैर को लौटे हुए कोई 2 मिनट गुजर गए तो महापाल ने अपना हाथ ऊंचा किया और गरजदार आवाज़ में बोला, जय भोगल पंथारी, अब बस खड़ा हो जा और मुझे खबर दे कि क्या खबर लाया है तू। महाराज, हमारी आखिरी कोशिश भी बेकार गई। मैंने इसके गिर्द 6 फेरे डाले, पर वो इस तरह हर फेरे के बीच से निकल गई जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है। इस पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने आखिरी फेरा मायाकाल के नाम पर डाला था, पर महाराज, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाया और अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि वो मायामनी नहीं है। तो फिर वो है क्या? चुड़ैल है, संकनी है, दोया है, लोना चमारी है, फिर क्या है आखिर वो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे पागल बन रहे हो, कोई काम कोई और ही हो और हम मायामनी के फेर में पड़े हुए हैं? कहीं ये बाबर शाह का चलाया हुआ कोई चक्कर तो नहीं? मायामनी के फेर देकर मेरे साथ धोखेबाजी तो नहीं कर रहा? अरे बाबर शाह, अगर ऐसा किया है तूने तो सोच ले, महापाल मामूली दुश्मन साबित नहीं होगा। ठीक है, तुम जाओ, अब मैं इसी से बात करूँगा, महापाल ने कहा। और फिर उसी दिन वो जिस तरह भी इसका तरीक़ेकार था, इसके मुताबिक बाबर शाह की झोपड़ी पहुंच गया और बाबर शाह को इसके आने की खबर हो गई। आओ महापाल। बाबर शाह ने इसका इस्तकबाल किया और इसे अपनी झोपड़ी से दूर एक दरख्त के नीचे ले गया, जहाँ एक चारपाई पड़ी हुई थी। कहो महापाल, क्या कर रहे हो? तलाश कर रहा था उसे, हर जगह देख डाला, सारे भोगनों में तलाश कर लिया, भोगल पंथारी के नवास में भी देख लिया, पर वो समझ में नहीं आई। एक बात मन में खटक रही है, बुरा मत मानना। तुम मुझे एक बात बताओ जो मैं जानना चाहता हूँ। बोलो महापाल, बाबर शाह ने पुरवकार लहजे में कहा। क्या वो सब सच है?
जो तुमने मुझे बताया। तुम्हारे पास जो औरत आई थी अपनी बहू के बारे में खिलवाड़ कराने, उसने झूठ बोला था या तुमने कोई खेल खेला था? तुम्हारा मतलब है महापाल कि मैंने तुमसे गलत बातें कही है? हाँ, यही मतलब है मेरा। मैं तो अभी तक अपनी आंखों से कोई ऐसा अमल नहीं देखा जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो कि हम किसी मायामनी वगैरह के जाल में जा रहे हैं। और इसके बाद मैं तुमसे जो कुछ कहूँगा, इस पर मुझसे कोई और सवाल मत करना। सवाल उस वक्त किया जाता है जब इंसान किसी बात को झूठ समझता है। बोलो। अब तक मैंने तुमसे जो कुछ कहा, इसका एक एक लफ्ज़ सच है। उस लड़की के बारे में मुझे खबर मिली और जो कुछ बातें मुझे बताई गई, मैं ताहिरा जहाँ के ड्राइवर को लेकर इस जगह पहुंचा जहां कब्रिस्तान में एक कब्र के बारे में मुझे बताया गया था। उस जगह मुझे कुछ निशान ऐसे मिले थे जिन पर पता चला कि वहां कुछ हुआ था। फिर मैंने अपनी आंखों से उसे भागते हुए देखा और वो आंखों से ओझल हो गई। वो है तो बहुत कुछ, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है। हमारा तुम्हारा सौदा भी अभी ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है। और अगर मायामनी ना हुई और मुझे इसके बारे में कुछ पता चल गया तो इत्मीनान रखो, तुम्हें खबर ज़रूर दूंगा। चल ठीक है बाबर शाह, ये तो सब आने जाने वाले खेल है। जीवन में पता नहीं क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। बस तूने कहा तो तूने मुझे सच बताया तो बात ख़त्म हो गई। ठीक है, चलता हूँ। महापाल चला गया। बाबर शाह ने महापाल को रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। दूसरी तरफ ताहिरा जहां ने दानिश से कहा, हाँ क्या हुआ? इसे मायरा के आने के बारे में पता चला था। मायरा के आने के बारे में पता चला? कुछ नहीं मामा, मेरे और इसके दरमियान बातें होती ही कहाँ हैं। वैसे इसके अंदाज से भी किसी तब्दीली का पता नहीं चल सका। ठीक है, मिर्ज़ा साहब अलग रूठे रूठे हैं, लेकिन दानिश हम बात जितनी आगे बढ़ा चुके हैं, इसे आगे तक पहुंचाए बगैर दम नहीं लेंगे। हर तरह का ख़तरा मोल लेने को तैयार हूँ मैं। अरे कैसे कैसे दिल पर जबर करके मैंने एक चुड़ैल को बर्दाश्त किया है। वैसे तूने बड़ा अच्छा किया कि मायरा से खुलकर बातें कर ली। मामा, मायरा बहुत ग्रेट लड़की है, बहुत ही रोशन ख्याल और बाहिम्मत। वो ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि तज़ीन कोई चुड़ैल है। कहती है मैं सब ठीक कर लूँगी। अब हमारा गिला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? मिर्ज़ा साहब से कोई तवक्का रखना फजूल है। वो इस शादी में शरीक हो जाए तो बड़ी बात है। आपकी कोई बात हुई उनसे? ना बाबा, मैं तो बात करती ही नहीं। देख, मुझे यूँ लग रहा है जैसे हाशिम खान और नुसरत हमारे साथ हर तरह से ताउन करने को तैयार हो। हर बात उन्होंने हमारी मान ली है। मैं चाहती हूँ कि उनसे आखिरी बात और कर ली जाए, मसलन ये कि बड़ी सादगी से निकाह कर लेंगे, चाहे इसमें 2-4 बंदे ही शरीक हो। निकाह हो जाएगा तो कम अज़ कम मिर्ज़ा इख्तियार बेग की तरफ से हर तरह के ख़तरात दूर हो जाएंगे। उसके बाद रुखसती तो हम कर ही लाएंगे। वलीमा जैसा तू चाहे अपनी मर्ज़ी से करना और निकाह के 2-4 दिन के बाद करना, ताकि तज़ीन का रद्द अमल भी मालूम हो जाए। बिल्कुल ठीक मामा, मेरा ख्याल है इस सिलसिले में हाशिम खान से बात कर ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कमबख्त सज्जाद तो भाग ही गया। एक ड्राइवर रखना है। चले ठीक है, ड्राइवर रख लेंगे, इश्तिहार दे देंगे अखबार में। फ़िलहाल गाड़ी मैं चला लूँगा, हमें हाशिम खान की तरफ चलना चाहिए। आज ही चलते हैं, ताहिरा जहाँ ने कहा। उसी दिन शाम का वक्त तय हो गया। जिस वक्त ये लोग वहाँ पहुँचे तो हाशिम खान खुद भी दरवाजे पर खड़ा हुआ था। नुसरत बेगम और मायरा भी मौजूद थी। दानिश इस वक्त नीले रंग के एक सूट में बहुत हसीन लग रहा था। इधर मायरा ने भी बड़ी नफासत से अपनी ड्रेसिंग की थी। इन लोगों का पुरतपाक खैर मुकद्दम किया गया। हाशिम खान ने मुस्कुराते हुए कहा, हकीकत ये है कि कुदरत जब किसी को किसी बड़े इनाम से नवाजना चाहती है तो नवाज देती है। हमने तो कभी ख्वाबों में भी अपनी इस खुशबख्ती पर गौर नहीं किया था कि आप दोनों हमारे घर आएंगे। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। इन लोगों का रवैया ख़ानदान वालों के साथ कुछ भी रहा हो, मैं रिश्तों की अहमियत को खूब समझता हूँ और ये चाहता हूँ कि रिश्ते कायम व दायम रहें। ड्राइंग रूम को बहुत खूबसूरती से सजा दिया गया था। खातिर मदारत का बंदोबस्त भी कर दिया गया था। इसके बाद ताहिरा जहाँ ने कहा, अफसोस दीदार खाला शहर से बाहर गई हुई है, वरना इस तरह के बुज़ुर्ग ऐसे कामों में पेश रहते हैं और इसका बड़ा फ़ायदा रहता है। खैर हाशिम भाई, सारी सूरत हाल आपके इल्म में है। मैं आपसे आगे के बारे में बात करना चाहती हूँ।
हाँ हाँ ज़रूर। अब आगे क्या होगा? हाशिम खान उनसे आधी दौलत की डिमांड करेंगे, क्या वो पूरी करेंगे? क्या दानिश इस शर्त के बाद भी मायरा से शादी करना चाहेगा? और क्या ये शादी हो जाएगी और तज़ीन खामोश रहेगी? ये सारी बातें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।